आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वर्ब्स। हिंदी में क्रिया, इंग्लिश में वर्ब्स। कितने प्रकार के वर्ब्स होते हैं, कंसेप्ट क्या है वर्ब का कंसेप्ट मतलब वर्ब क्या है, ये कैसे काम करता है, सेंटेंस में इसकी क्या अहमियत होती है, इसकी क्या वैल्यू होती है, और वर्ब के कितने फॉर्म्स होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, और फॉर्म्स और टाइप्स के बेस पर वर्ब कैसे पहचाने जाते हैं और उनका मीनिंग क्या होता है, ये सब हम आज के सेशन में, आज की क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्ब्स, फॉर्म्स, कंसेप्ट्स एंड टाइप्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं व्हाट इज अ वर्ब। तो देखिए वर्ब को हम कैसे समझते हैं। अ वर्ड दैट सेज समथिंग अबाउट एनी काइंड ऑफ एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग, और a word that says something about a person, place or a thing। कोई ऐसा वर्ड जो किसी प्रकार का एक्शन बताए, कोई वर्क होने का तरीका बताए, वर्क होने किस तरह से वर्क हो रहा है, क्या वर्क हो रहा है, और स्टेट ऑफ बीइंग बताए, या फिर ये बताए कि कौन व्यक्ति, वस्तु या जगह किस अवस्था में है, कंडीशन में है या स्टेट में है, या ये बताता है कि किसी व्यक्ति के बारे में, वस्तु के बारे में या जगह के बारे में कुछ जानकारी प्रदान करे, कुछ इन्फॉर्मेशन दे कि क्या हो रहा है, क्या एक्टिविटी हो रही है, कौन क्या कर रहा है। तो कर्ता के बारे में बताने वाला जो कर्म होता है उसे हम वर्ब कहते हैं, कि कोई व्यक्ति या वस्तु या जगह से रिलेटेड कौन सी एक्टिविटी या एक्शन हो रहा है। तो एक्शन बताने वाले वर्ड्स को वर्ब्स कहा जा सकता है। मतलब क्रिया, मतलब जो कार्य के बारे में जानकारी दे, किसी भी प्रकार के कार्य के होने की बात को कहे, या प्रोसेस को कहे कि कोई प्रोसेस हो रही है, कोई एक्चुअल वर्क हो रहा है, तो उस शब्द को हम हिंदी में क्रिया और इंग्लिश में वर्ब के नाम से जानते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल क्या है, वर्क मतलब कोई कार्य करना, हेल्प मतलब किसी की मदद करना, स्लीप मतलब सोना, असिस्ट, असिस्ट वर्ड जो है, हेल्प और असिस्ट दोनों पर्यायवाची हैं। असिस्ट का मतलब किसी को सपोर्ट करना भी हो सकता है, हेल्प का मतलब मदद करना, एक कॉमन वर्ड है। गो वहां जाओ, दैट इज नेक्स्ट वर्ड है। प्ले कहीं जाना या खेलना, ये सब क्या है, वर्ब्स है। ठीक, अब कुछ एग्जाम्पल्स और देखते हैं हम। ये वो हमने जनरल एग्जाम्पल्स देख लिए, अब हम सेंटेंस में देखते हैं इन वर्ब्स को, तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए पहला सेंटेंस क्या कहता है, आई हेल्प्ड हिम विद मनी। मैंने उसकी मदद की, किससे, पैसे से। तो हेल्प करना भी तो कोई एक्टिविटी है, कोई वर्क है जो मैंने कहा, तो ये वर्ड क्या हो गया, ये हो गया वर्ब। ठीक है, हेल्प करना किसी की। नेक्स्ट में, आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से अभी तक फुटबॉल खेल रहा हूँ। तो अगर मैं कहता हूँ कि मैं मॉर्निंग से, सुबह से खेल रहा हूँ फुटबॉल, तो यहाँ पर हैव बीन प्लेइंग जो है, ये क्या पार्ट हो गया, ये वर्ब का पार्ट हो गया। ठीक है, क्योंकि खेलने की प्रोसेस को बता रहा है। सिंस मॉर्निंग का मतलब है कि मैं सुबह से फुटबॉल खेल रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए थर्ड वाले में, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल इन द एग्जाम। मेहनत करो नहीं तो तुम एग्जाम में फेल हो जाओगे। तो वर्क हार्ड में यहां पर ये जो पहला वर्ड है, ये वर्ड ही वर्ब है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कई ऐसे सेंटेंस होते हैं जहां पर वर्ब भी सेंटेंस को स्टार्ट कर सकता है। कोई ज़रूरी नहीं कि सेंटेंस में सब्जेक्ट मौजूद हो, नाउन प्रोनाउन, वर्ब से भी सेंटेंस को स्टार्ट किया जा सकता है। जब वर्ब से सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं तो वहां पर सब्जेक्ट जो होता है, वो सब्जेक्ट होता है यू। ठीक है, और यू क्या होता है, अंडरस्टूड होता है। तो हमने कहा वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल इन द एग्जाम, तो यहां पर यू वर्क हार्ड, ये मीनिंग निकलेगा। ठीक है, यू उसमें अंडरस्टूड है और सेंटेंस इंपेरेटिव है, मतलब किसी तरीके का आज्ञा, विनम्र, निवेदन, एडवाइस, सजेशन, ये वाले वर्ड सेंटेंस जो होते हैं उनको हम कहते हैं इंपेरेटिव, और सिर्फ वर्ब से शुरू होते हैं वो। ठीक है, तो सेंटेंस में वर्ब जो है वो किसी भी प्रकार के कार्य के होने या करने की बात का जिक्र करता है या उसकी जानकारी को देता है। ठीक, अब देखिए थर्ड स्टेटमेंट तक हमने देख लिया है, अब फोर्थ स्टेटमेंट से आगे देखते हैं और कुछ एग्जांपल्स। यू कैन ऑलवेज ट्रस्ट मी, यहाँ पर कैन और ट्रस्ट वर्ब्स हैं। तुम हमेशा मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो, मतलब मुझ पर विश्वास कर सकते हो। यू कैन ऑलवेज ट्रस्ट मी, तो यहाँ पर ट्रस्ट करना भी एक कोई एक्टिविटी है, कोई बात है जिसको हम वर्ब कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स।
तो हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो आप यहाँ क्या बता रहे हैं? स्टेट ऑफ बीइंग, ठीक है, स्टेट ऑफ बीइंग आप बता रहे हैं। आप ये बता रहे हैं कि अवस्था या अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहे हैं। वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। नेक्स्ट में 6 वाले में, ही इज नॉट गोइंग टू द पार्टी नो मैटर वॉट, तो वो पार्टी में नहीं जा रहा है चाहे कुछ भी हो। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है और एक वर्ब ये आया है, तो इस सेंटेंस में भी किसी पार्टी में जाने या ना जाने की जिक्र अगर करते हैं तो ये भी एक वर्ब है, कोई कार्य ही है। नेक्स्ट में, ही हैज़ 2 एल्डर ब्रदर्स, तो यहाँ पर आप क्या बता रहे हैं? रिलेशन बता रहे हैं। किसका? उसका अपने भाइयों से। उसके 2 बड़े भाई हैं, तो ये आप रिलेशन बता रहे हैं। तो रिलेशन भी एक अवस्था या कंडीशन है जिसको बताने के लिए आप वर्ब की मदद ले रहे हैं, और यहाँ पर हैज़ वर्ब है। नेक्स्ट बारे में, शी हैज़ टू टेक केयर ऑफ हर फैमिली, तो यहाँ पर हैज़ टू वर्ब है जो बता रहा है बॉन्डेज। बॉन्डेज का मतलब है एक तरीके की मजबूरी, भले ही आपको पसंद हो या ना हो, वो वाली बात कहने के लिए हम हैज़ टू का यूज़ करते हैं। शी हैज़ टू टेक केयर ऑफ हर फैमिली, मतलब उसे अपनी फैमिली का ख्याल रखना ही पड़ेगा, भले ही उसे पसंद हो या ना हो। नेक्स्ट में, शी कांट हेल्प अस नाउ, तो कांट, कैन नॉट और साथ में हेल्प, ये वर्ब है। शी कांट हेल्प अस नाउ, वो हमारी मदद अब नहीं कर सकती, तो मदद करे या ना करे दोनों ही चीज़ें किसी वर्ब में शामिल हैं, इसलिए वर्ब की कैटेगरी में आते हैं। और 10th स्टेटमेंट है, आई शैल टेक केयर ऑफ माई पेरेंट्स, मुझे अपने पेरेंट्स का ख्याल रखना होगा, और ये बात जो है एक तरह से मुझसे एक्सपेक्ट की जाती है, इसीलिए शैल भी वर्ब है और टेक केयर जो है ये भी वर्ब की तरह फंक्शन कर रहा है इस स्टेटमेंट में। तो इन एग्जांपल्स से हमने ये देखा कुछ वर्ब्स के सेंटेंसेस के अंदर किस तरह से आ रहे हैं वर्ब्स, कितने प्रकार के कौन कौन से वर्ब्स होते हैं, किसी एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा वर्ब्स भी हैं, ये हमने एक एग्जाम्पल के तौर पे देखा कि क्या हो सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं हम, दैट इज टाइप्स ऑफ वर्ब्स। कितने प्रकार के वर्ब्स होते हैं? तो ध्यान रखिएगा, वर्ब्स के कई पार्ट हो सकते हैं, जिनमें से पहले 2 पार्ट जो वर्ब्स के आते हैं वो है प्राइमरी वर्ब्स या मेन वर्ब्स, जो एक्चुअल वर्ब्स होते हैं और डिनोट करते हैं किसी एक्चुअल एक्टिविटी को। एक्चुअल में कोई वर्क होने वाली बात को बोलने वाले जो वर्ब्स होते हैं उन्हें प्रिंसिपल वर्ब्स या फिर कहा जाता है मेन वर्ब्स कहा जाता है, क्योंकि मुख्य क्रिया होती हैं, ये सेंटेंस को स्टार्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और इसी तरीके से जो यहाँ पर आता है ऑक्सिलरी वर्ब्स या हेल्पिंग वर्ब्स होता है, तो ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब्स का मतलब होता है सपोर्टिव वर्ब्स डिनोटिंग स्टेट ऑफ बीइंग और अ कंडीशन। ये ऐसे वर्ब्स होते हैं, ये कोई कंडीशन बताते हैं, कोई अवस्था बताते हैं या सपोर्ट करते हैं सेंटेंस को मेन वर्ब के पहले आकर के। तो इन वर्ब्स को ऑक्सिलरी वर्ब्स कहा जाता है या हेल्पिंग वर्ब्स कहा जाता है। बेसिकली 2 पार्ट ये हो गए, इसके बाद 2-3 पार्ट्स और हैं जो इसके बाद हम डिस्कस करते हैं। अब देखिए, हमने प्रिंसिपल वर्ब्स और मेन वर्ब्स का एक बेसिक आपको जानकारी दी। एक्चुअल में वर्ब्स 6 टाइप्स हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि वर्ब एक सेंटेंस में क्या भूमिका अदा कर रहा है या क्या कंडीशन बता रहा है, स्टेट बता रहा है या किस प्रकार का वर्ब बता रहा है और कैसे होता हुआ बता रहा है, उसके बेस पे ये वर्ब्स जो हैं 6 पार्ट्स में डिवाइड किए जा सकते हैं। 2 पार्ट्स आपके सामने हैं और इसके बाद आते हैं अगले 4 पार्ट्स, लेकिन इनके अपने लॉजिक होते हैं। जैसे ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म्स, अगर किस प्रकार का वर्ब अपने फॉर्म को सेंटेंस में बदलता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म वर्ब्स के जो होते हैं वो किस प्रकार होते हैं, अगर उसकी बात की जाए तो रेगुलर वर्ब्स और इर्रेगुलर वर्ब्स 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है, सी और डी। और इसके बाद अगर हम कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, टेंस एंड पर्सन, कि सेंटेंस में सिंगुलर प्लूरल है, कौन सा टेंस है, और पर्सन जो है फर्स्ट सेकंड या थर्ड पर्सन प्रोनाउन के बेस पर, जो प्रोनाउन है उसके बेस पर वर्ब कैसा आ रहा है, इन 3 कैटेगरीज को ध्यान में रखेंगे तो वर्ब कौन से 2 पार्ट्स में आता है, दैट इज फाइनाइट वर्ब्स और नॉन फाइनाइट वर्ब्स। तो अब इनके बेस पर हम देखते हैं कि वर्ब के 6 टाइप्स हो सकते हैं। पहले 2 टाइप थे प्रिंसिपल वर्ब्स और मॉडल ऑक्सिलरीज या ऑक्सिलरी वर्ब्स या हेल्पिंग वर्ब्स और प्रिंसिपल में वर्ब या मेन वर्ब, और उसके बाद आता है रेगुलर वर्ब्स, इर्रेगुलर वर्ब्स, फाइनाइट वर्ब्स और नॉन फाइनाइट वर्ब्स। ये दोनों जो वर्ब्स होते हैं ये सिंगुलर प्लूरल के बेस पर होते हैं कि है या नहीं है, और ये जो होते हैं रेगुलर फॉर्म्स वर्ब्स के, कि वर्ब का सेकंड और थर्ड फॉर्म कौन सा है, सेम है, मिलता जुलता है या अलग है, इस बेस पर डिसाइड किए जाते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इनके बेसिक कैटेगरीज के बाद टाइप्स ऑफ वर्ब्स में प्रिंसिपल वर्ब्स जो होते हैं या मेन वर्ब्स जो होते हैं इन्हें एक्चुअल वर्ब्स कहा जाता है, मतलब एक्चुअल में किसी एक्टिविटी को होना दर्शाते हैं,
जैसे स्टडी करना मतलब पढ़ना, टीच करना मतलब पढ़ाना, प्ले मतलब खेलना, वर्क करना मतलब कोई कार्य करना, और स्लीप मतलब सोना। तो ये कोई एक्चुअल में वर्क हो रहा है जिसके बारे में बात कर रहे हैं, कोई एक्चुअल एक्टिविटी की बात कर रहे हैं, इसीलिए इनको प्रिंसिपल वर्ब या मेन वर्ब कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि किसी एक्चुअल एक्टिविटी को दर्शा रहे होते हैं, बता रहे होते हैं। इसके बाद आता है ऑक्सिलरी वर्ब्स या हेल्पिंग वर्ब्स, जिन्हें हम सपोर्टिव वर्ब्स भी कहते हैं। इनका मतलब होता है ऐसे वर्ब जो कोई अवस्था को बता रहे हो, एक्चुअल में सेंटेंस में मेन वर्ब को सपोर्ट करने का काम कर रहे हो, लेकिन एक्चुअल किसी वर्ब को होने की बात को ना कह रहे हो। जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, डिड, कैन, कुड, शेल, शुड, मस्ट, हैव टू, एक्सेट्रा। ये सारे वर्ब्स जो होते हैं ये ऑक्सिलरी वर्ब्स या हेल्पिंग वर्ब्स या सपोर्टिंग वर्ब्स कहला सकते हैं, और वो होते हैं मेन वर्ब्स। ठीक है, तो अब इसके बाद हमने बेसिक आइडिया थोड़ा सा ले लिया, अब इनको हम अलग अलग देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आता है जो हमने बात की थी, दैट इज प्रिंसिपल वर्ब्स या मेन वर्ब्स। तो इसमें आ गया जैसे स्पीक मतलब बोलना, स्माइल मतलब हंसना, कुक मतलब खाना पकाना, कोई चीज़ पकाना। ठीक है, वर्क मतलब वर्क करना, कोई कोई कार्य करना, प्ले खेलना, हेल्प करना मदद करना हो गया, स्लीप हो गया सोना, रीड या टेल रीड करना किसी चीज़ को या फिर कोई बात को बताना। तो ये सब एक्चुअल वर्ब्स हैं, क्योंकि सेंटेंस में ये एक्चुअल में कोई वर्ब को होते हुए बता रहे हैं। ठीक है, तो हमने पहले इनके एक जनरल एक आध वर्ब्स के एग्जांपल देख लिए, अब हम देख रहे हैं सेंटेंस में। पहला स्टेटमेंट कहता है आई ऑलवेज रीच माई ऑफिस ऑन टाइम। मैं हमेशा अपने ऑफिस टाइम से पहुंचता हूं। तो मेरा पहुंचना एक्चुअल में एक्टिविटी है, तो ये मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट वाला सेंटेंस है आयरन मैन ऑलवेज विंस इन द एंड। आखिरी में आयरन मैन हमेशा जीत जाता है। तो ये सेंटेंस जो है, देखिए इसमें विंस क्या कह रहा है, जीतने की प्रोसेस को बता रहा है, तो ये भी एक क्या है, ये वर्ब है। ठीक है, नेक्स्ट में वन मस्ट ओबे वंस पेरेंट्स। हर व्यक्ति को अपने पेरेंट्स की बात माननी चाहिए, कोई भी एक व्यक्ति को अपने पेरेंट की बात माननी चाहिए, माता पिता की कहना मानना चाहिए। तो ये क्या है, एक्चुअल में मानना, किसी कहने को किसी के व्यक्ति के उनकी बातें मानना, ये भी तो एक तरीके का वर्क है, इसलिए ये भी वर्ब है। नेक्स्ट है माई ब्रदर इज प्लेइंग फुटबॉल। तो देखिए खेल रहा है, तो ये भी एक प्रोसेस है, इसीलिए ये भी क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। तो ये सब मेन वर्ब्स हैं, मतलब एक्चुअल वर्ब्स हैं, जो है कहीं पहुंचना, जीतना, किसी की बात मानना या खेलने वाली बात को बोल रहे हैं सेंटेंस में। अब देखिए फोर्थ वाले हैं, जो सेंटेंस हमने डिस्कस किया था माई ब्रदर इज प्लेइंग फुटबॉल, यहाँ पर ये वर्ड भी वर्ब है और ये भी वर्ब है, लेकिन एक्चुअल वर्ब जो है वो प्लेइंग है, क्योंकि एक्चुअल में खेलने की प्रोसेस को दर्शा रहा है। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं सिक्स वाला स्टेटमेंट क्या कहता है, आई डोंट लाइक प्लेइंग फुटबॉल। मुझे फुटबॉल खेलना पसंद नहीं है। तो लाइक और डिसलाइक जो है ये भी एक प्रोसेस का नाम है, तो ये मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया है। ठीक है, किसी चीज को पसंद करना या ना करना। माई एल्डर ब्रदर ऑलवेज हेल्प्स मी विद माई होमवर्क। मेरे एल्डर ब्रदर हमेशा मेरी मदद करते हैं मेरे होमवर्क में, उसे करने में। तो देखिए हेल्प करना जो है ये भी एक मेन वर्ब है, कोई एक्चुअल में बात बता रहे हैं। एट्थ वाले में इट माइट रेन इन द इवनिंग, ऐसा लगता है कि शाम को रेन होगी, बारिश होगी। तो इट माइट रेन इन द इवनिंग, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का यूज किया गया है। रेन शायद बारिश हो, तो बारिश के होना भी जो है ये एक तरीके से एक्टिविटी के बारे में बोल रहे हैं, तो मेन वर्ब है। वैसे ही शुड टेक हिज मेडिसिन ऑन टाइम, तो शुड है हेल्पिंग वर्ब और ये हो गया मेन वर्ब, क्योंकि सेंटेंस में कहा जा रहा है, एक सजेशन दिया जा रहा है उसे अपनी मेडिसिन को समय पर लेना चाहिए। तो मेडिसिन को समय पर खाना भी तो एक प्रोसेस है, तो ये भी वर्ब हो गया। नेक्स्ट में यस्टरडे ही केम टू माई प्लेस बाय कार। वो कल मेरे प्लेस पे, मेरे घर पे आया था कार से। तो वो आया था, ही केम पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज किया गया है, तो ये भी मेन वर्ब है। उसका आना या जाना भी क्या होता है, ये भी एक वर्ब है, कोई एक्चुअल में वर्क हो रहा है। नेक्स्ट में आई गेव हिम सम वर्क टू डू, मैंने उसे कुछ वर्क करने के लिए दिया है। तो यहाँ पर कोई वर्क करने के लिए कोई चीज़ असाइन करना या कोई वर्क अलॉट करना, ये भी एक तरीके का वर्ब है, इसीलिए यहाँ पर ये भी मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल किया गया है सेंटेंस में। ठीक है, तो इन एग्जाम्पल्स में हमने देख लिया कि मेन वर्ब कितने तरीके के हो सकते हैं, और कुछ फाइनल एग्जाम्पल्स और देख लेते हैं इसके साथ। आई फॉरगॉट माई नोटबुक ऑन द टेबल, मैं टेबल पे अपनी नोटबुक को भूल गया था। तो भूलना भी क्या है, मेन वर्ब है, कोई एक्चुअल वर्क आप कर रहे हैं। नेक्स्ट में वी आर गोइंग टू डू अवर लेवल बेस्ट इन द मैच, हम मैच में अपना बेस्ट लेवल करना चाह रहे हैं, जा रहे हैं, जितना बेस्ट हो सकता है उतना अच्छा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जा रहे हैं मेन वर्ब है, कोई एक्चुअल में वर्क करने जा रहे हैं आप। नेक्स्ट में
ही जम्प्ड इनटू द रिवर टू सेव हिज ब्रदर, वो जो है अपने भाई को बचाने के लिए नदी में कूद गया। तो बचाने के लिए कूदना, दैट इज अगेन कोई वर्क वो कर रहा है, इसीलिए भी क्या है, मेन वर्ब है। नेक्स्ट में माई ब्रदर गेव मी 500 रुपीज टू बाय ग्रोसरीज। ग्रोसरीज मतलब घर का सामान खरीदने के लिए, जो है सब्जी वब्जी ये सब चीज़ें खरीदने के लिए जो है उसने मेरे भाई ने मुझे 500 रुपीज़ दिए। तो गेव मतलब दिए, तो दे भी कोई वर्क है एक्चुअल में। ही लेफ्ट 16 में, ही लेफ्ट द जॉब सम ईयर्स अगो, कुछ साल पहले उसने नौकरी छोड़ दी थी। तो ये भी एक वर्क है, नौकरी छोड़ देना, ये भी एक प्रोसेस को बता रहे हैं, इसलिए ये भी क्या हो गया, एक मेन वर्ब हो गया। आई होप इतने सारे एग्जाम्पल से आपको जो मेन वर्ब है वो क्या होते हैं इसका एक बेसिक आइडिया क्लियर हुआ होगा। कोई भी एक्चुअल होने वाला वर्ब जो वर्ब बताएगा उसे हम मेन वर्ब कहते हैं। इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल वर्ब्स, कितने प्रकार के प्रिंसिपल वर्ब्स हो सकते हैं। तो पहले आते हैं हम ट्रांजिटिव वर्ब पे। ट्रांजिटिव ट्रांजिशन से बना है। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है सकर्मक क्रिया, कोई ऐसा वर्ब जो जिस बात को कह रहा हो वो बात एक्चुअल में कोई वर्क हो रहा हो, जिसके सेंटेंस में आने पर उसके ठीक बाद एक नाउन या प्रोनाउन आए, उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब या सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे हेल्प, प्ले, एंजॉय, किल, इंट्रोड्यूस या कॉल। किसी की मदद करना, खेलना, एंजॉय करना, किल कर देना, किसी को मार देना, या इंट्रोड्यूस करना, किसी को प्रस्तुत करना, इंट्रोडक्शन कराना, या कॉल करना, ये सब ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, ऐसे समझते हैं, द हंटर किल्ड द बेयर। तो यहाँ पर हो गया सब फर्स्ट, ये हमने कहा सेकंड, ये हमने कहा थर्ड। ये क्या है, ये है सब्जेक्ट, ठीक। ये क्या है, ये है वर्ब, और ये क्या है, ये है ऑब्जेक्ट। अगर किसी सेंटेंस में वर्ब के फौरन वर्ब के बाद सेंटेंस में अगर कोई नाउन या प्रोनाउन दिखाई दे जाए जो ऑब्जेक्ट हो, मतलब पूरक हो, और उस नाउन प्रोनाउन को रखे बगैर सेंटेंस आगे ना बढ़े, तो ऐसा वर्ब जो होता है उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब के नाम से जानते हैं। क्योंकि एक्शन किस पर हुआ, हमने कहा द हंटर किल्ड, अगर हम इस सेंटेंस में यहां तक ही लिखते द हंटर किल्ड व्हाट, तो आंसर क्या मिलता, द बेयर। हंटर ने किसको मारा, शिकारी ने किसको मारा, आंसर क्या मिला, बेयर को मारा, एक भालू को मारा। तो ये सेंटेंस में ये किल करने वाला एक्शन किस पे हुआ, भालू पे हुआ। तो कोई भी ऐसा वर्ब जिसके फौरन बाद नाउन प्रोनाउन रखे बगैर सेंटेंस आगे ना बढ़े, सेंटेंस मतलब क्लियर ना हो कि किल किसको किया, तो ऐसा वर्ब हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब होता है। देखिए अगला एग्जांपल इसको और क्लियर कर रहा है, सेकंड वाला, द टीचर स्कोल्डेड माय ब्रदर, मेरे भाई को टीचर ने डांटा। तो डांटा किसको गया, मेरे भाई को। तो ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, नाउन प्रोनाउन रखा है। अगर आपने कहा मैंने डांटा, तो आप कोई पूछेगा किसको डांटा, तो जिस व्यक्ति का नाम आप उसके बाद रखेंगे वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और अगर उसके बाद वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट के बिना सेंटेंस आगे नहीं बढ़ रहा है तो सकर्मक क्रिया हिंदी में और इंग्लिश में ट्रांजिटिव वर्ब है। जैसे ही प्लेज द पियानो, तो प्ले क्या करता है, वो पियानो को प्ले करता है, तो ऑब्जेक्ट मौजूद है, जिस चीज को प्ले कर रहा है उसका नाम मौजूद है, तो ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। नेक्स्ट में वी आर हैविंग डिनर, हम हैव कर रहे हैं, खा रहे हैं क्या, डिनर। तो डिनर को खाना प्रोसेस है, किस चीज को खा रहे हैं उस चीज का नाम बाद में मौजूद है, किस समय के खाने को खा रहे हैं। तो यहां पर ये भी क्या हो गया, दैट इज ट्रांजिटिव वर्ब की तरह फंक्शन कर रहा है सेंटेंस में। नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ वाले में क्या कह रहा है, ही एंजॉयज द फूड एट द पार्टी। तो क्या एंजॉय किया उसने, फूड को। तो फूड क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। और सेंटेंस में हमने बात की थी अभी कि वर्ब के बाद अगर नाउन प्रोनाउन मौजूद हो तो उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो इसलिए सेंटेंस में ये ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसके तुरंत बाद हमें एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है। नेक्स्ट में आई कॉल्ड हिम, तो कॉल किसको किया, हिम को, ये अगेन ऑब्जेक्ट है, इसलिए ये ट्रांजिटिव वर्ब है। इसके बाद सेवेंथ वाले में शी गेव मी अ लैपटॉप, तो यहां पर उसने मुझे क्या दिया, लैपटॉप दिया, किसको, मुझे। तो गेव के फौरन बाद वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट मौजूद है तो सेंटेंस में जो वर्ब आया वो ट्रांजिटिव वर्ब हो गया, क्योंकि बिना ऑब्जेक्ट के सेंटेंस आगे ना बढ़े तो वर्ब ट्रांजिटिव होता है। नेक्स्ट में ही इज वॉचिंग अ मूवी, तो देखिए वॉच क्या किया, मूवी, जिस चीज को वॉच किया वो चीज मौजूद है, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। आई ओपन द डोर, तो ओपन क्या किया, डोर को ओपन किया, तो ऑब्जेक्ट मौजूद है, अगेन ट्रांजिटिव वर्ब। द पुलिस अरेस्टेड द थीफ, तो अरेस्ट किसको किया, थीफ को किया, ये ऑब्जेक्ट मौजूद है जिसको अरेस्ट किया, ठीक है। तो अगेन ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब हो गया, ठीक है। तो ऐसे वर्ब जिनके फौरन बाद नाउन प्रोनाउन लगा के सेंटेंस आगे बढ़ता है उनको हम ट्रांजिटिव वर्ब या हिंदी में सकर्मक क्रिया कहते हैं, ठीक है।
अब देखिए यहाँ तक 10 तक हमने एग्जाम्पल्स देख लिए हैं। अब इसके आगे आते हैं इंट्रांसिटिव वर्ब। अगला वर्ब है अकर्मक क्रिया या इंट्रांसिटिव वर्ब्स। इंट्रांसिटिव वर्ब ऐसा वर्ब होता है जिसके द्वारा किए गए कार्य का असर ऑब्जेक्ट पे नहीं पड़ता। जिस वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट मौजूद ना हो, नाउन प्रोनाउन, तो ऐसे वर्ब को हम इंट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। देखिए कैसे, जैसे गो, क्राई, स्लीप, जंप, लाफ, फ्लाई। जाना, रोना, स्लीप मतलब सोना, जंप मतलब कूदना, लाफ मतलब हंसना और फ्लाई मतलब उड़ना। ये सब बेसिक वर्ब्स ऐसे हैं जो इंट्रांसिटिव वर्ब्स माने गए हैं। कैसे, सेंटेंस में देखते हैं, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ही इज स्लीपिंग ऑन द बेड। अब देखिए स्लीपिंग के बाद अगर यहाँ पर सीधे द बेड लिखा होता और यहाँ पर ये वर्ड ना मौजूद होता, एक मिनट के लिए मान लेते हैं ये मौजूद नहीं है, तो ही इज स्लीपिंग द बेड, क्या सुनने में सही लगता? ऐसा नहीं लगता कि कुछ चीज़ मिसिंग है? तो ऐसा वर्ब जिसके फौरन बाद अगर हम सेंटेंस में कोई नाउन या प्रोनाउन रख दें, किसके रूप में? ऑब्जेक्ट के रूप में सीधे रख दें, मतलब जिस वर्ब के फौरन बाद नाउन प्रोनाउन आ जाए और सेंटेंस में ऑकवर्ड लगे या ऐसा लगे कि कुछ मिसिंग है, जिस वर्ब के तुरंत बाद हम नाउन प्रोनाउन को नहीं रख सकते, नाउन प्रोनाउन उस वर्ब के बाद रखना है तो उसके बीच में हमें एक प्रीपोजिशन रखना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा वर्ब जिसके फौरन बाद एक यहां पर प्रीपोजिशन आए। ठीक है, ऑन क्या है? प्रीपोजिशन है। तो ऐसा वर्ब जिसके फौरन बाद प्रीपोजिशन आए और उसके बाद ऑब्जेक्ट आए, तो ऐसे वर्ब को हम इंट्रांसिटिव वर्ब या अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे आई लाफ्ड एट हिम, सेकंड में देखिए, तो लाफ्ड के बाद क्या आ गया? पहले एट, और एट क्या है? प्रीपोजिशन है। मतलब ऑब्जेक्ट आया लेकिन उसके पहले क्या आ गया? प्रीपोजिशन। मैं उस पर हंसा, तो जहां आपने एट लगाया ये प्रीपोजिशन होते ही ये वर्ब कौन सा हो गया? इंट्रांसिटिव हो गया। नेक्स्ट में देखिए, द कैट जम्प्ड अपॉन द माइस, बिल्ली चूहों पर झपटी। तो झपट्टी आपने कहा, झपटा मारा, तो जो जम्प्ड है इसके बाद फिर अगला वर्ड क्या आया? प्रीपोजिशन आया। तो जिस वर्ब के तुरंत बाद प्रीपोजिशन लगाए बगैर सेंटेंस आगे ना बढ़े वो इंट्रांसिटिव वर्ब। सबसे सिंपल है इससे समझना। ही गोज फॉर शॉपिंग, तो ही गोज वो शॉपिंग के लिए जाता है, तो देखिए फॉर क्या आ गया? अगेन क्या आ गया? प्रीपोजिशन आ गया, इंट्रांसिटिव। द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, तो देखिए फ्लाई के बाद क्या आ गया? इन, और इन क्या है? प्रीपोजिशन है, तो अगेन फ्लाई करना क्या हो गया? इंट्रांसिटिव वर्ब हो गया। ठीक, इस तरह से एग्जाम्पल समझने ज्यादा आसान है। आई होप आपको इंट्रांसिटिव वर्ब का बेसिक मीनिंग समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आता है बी वाला पार्ट। बी वाले पार्ट में आते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स या हेल्पिंग वर्ब्स। ये डिनोट करते हैं स्टेट, अवस्था या मूड को बताते हैं। ठीक है, और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स या जनरल ऑक्सिलरी वर्ब्स या हेल्पिंग वर्ब्स जो होते हैं, इनको जनरल एग्जांपल हम क्या दे सकते हैं? इज, एम, आर, वॉज, वर। इन तीनों का पास्ट क्या है? वॉज, वर है। डू और डज, इन दोनों का पास्ट फॉर्म क्या है? डिड है। वैसे ही हैव और हैज का पास्ट क्या है? हैड है। ठीक, कैन का पास क्या हो गया? कुड हो गया। ठीक, तो ये सब क्या है? हेल्पिंग वर्ब्स हैं या मॉडल वर्ब्स हैं। अब मॉडल्स क्या होते हैं इसके बारे में हम और डिटेल में यहाँ पर रखते हैं इस बात को, कि मॉडल वर्ब्स या हेल्पिंग वर्ब्स जो होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, ये भी दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स का मतलब होता है ऐसे वर्ब जो अवस्था बताने का काम करें, किसी चीज के, व्यक्ति, वस्तु या जगह के स्टेट का या अवस्था का, कि किस अवस्था में वो है या कैसा है, या कोई तथ्य बताएं। तथ्य मतलब फैक्ट बताएं कि एज इट इज कोई बात को, ठीक है, जैसा है वैसा है। तो ये सब अवस्था बताने वाले वर्ब्स को हम कहते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, बीई का इस्तेमाल भी किया जाता है। वर्ब टू बी इसे भी बोलते हैं। बीइंग अवस्था बताने के लिए बीइंग परफेक्ट टेंसेस में आता है, बीइंग कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में आता है, हैव, हैज, हैड परफेक्ट टेंस में आता है, डू, डिड, डज जो है वो निगेटिव स्टेटमेंट्स में आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के। ठीक, तो ये सब हेल्पिंग वर्ब्स हैं क्योंकि ये अवस्था बताने का काम कर रहे हैं। जबकि मॉडल वर्ब्स जो होते हैं ये मूड बताते हैं, मतलब कोई व्यक्ति किस बात को करते समय किस अवस्था में था, किस प्रकार से सोच रहा था, वो उस वर्क को करने में कितना इंटरेस्टेड था या नहीं इंटरेस्टेड था, क्या सोच के उसने वर्क किया। ये मूड बताने वाला जो वर्ड होता है, वर्ब होता है, वो होता है मॉडल वर्ब या मॉडल ऑक्सिलरी या मॉडल्स कहा जाता है। ठीक, एग्जाम्पल कैन, कुड, शैल, शुड, विल और वुड।
ध्यान रखिए, कैन का पास कुड हो गया, शेल का शुड हो गया और विल का वुड हो गया, ठीक, जिसे डिटेल्स में हम बात करेंगे अभी। अब यहां तक हमने एक बेसिक आइडिया क्लियर कर दिया है। अब आता है इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, कुछ एग्जाम्पल सेंटेंस में देख लेते हैं ताकि ये बात हमें अच्छे से याद हो जाए, ठीक। अब देखिए, ही इज एन इंटेलिजेंट पर्सन, तो यहां पर इस सेंटेंस में इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ये जनरल हेल्पिंग वर्ब कह सकते हैं, जो मॉडल वर्ब्स की कैटेगरी में नहीं आता, क्योंकि ये इज एम आर वर्ब जो होता है प्राइमरी ऑक्सिलरीज हैं, प्राइमरी वर्ब्स हैं, हेल्पिंग वर्ब्स हैं, जो सेंटेंस में सिर्फ अवस्था बता रहे हैं, वह एक इंटेलिजेंट पर्सन है। तो ये इसकी क्या है, स्टेट है, स्टेट ऑफ बीइंग, ठीक है, कि ऐसा है, ये तथ्य है कि वो एक, सबको पता है कि वो एक इंटेलिजेंट पर्सन है। नेक्स्ट में ही इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, तो हम क्या बता रहे हैं यहाँ, रिलेशन बता रहे हैं दो लोगों का, तो ये भी तो एक अवस्था ही है, स्टेट ऑफ बीइंग है जो हम बता रहे हैं। तो हेल्पिंग वर्ब है, कोई एक्चुअल वर्ब तो हो नहीं रहा, हम तो सिर्फ अवस्था बता रहे हैं, वो मेरा अच्छा दोस्त है, ठीक। तो यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब ये और यहाँ पर ये है। नेक्स्ट में दे आर गुड परफॉर्मर्स, तो दे आर गुड परफॉर्मर्स, ये भी क्या बता रहा है, स्टेट ऑफ बीइंग बता रहा है, अच्छे परफॉर्मेंस होने की, परफॉर्मेंस देने वाले लोगों की होने की। तो यहाँ पर आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब हो गया। आई वॉज, दैट इज प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब हो गया। नेक्स्ट में हमने कहा आई वॉज प्रेजेंट यस्टरडे, कल मैं प्रेजेंट था, तो यहाँ पर भी जो वर्ब है वो हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि इज एम आर वर्ब जो होते हैं प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। नेक्स्ट में आई वॉज हेल्पिंग ही, मैं उसकी मदद कर रहा था, तो वॉज जो है ये था कि जो इंग्लिश हो है, इसीलिए सेंटेंस में यहाँ पर ये भी स्टेट ऑफ बीइंग बता रहा है कि आई वॉज हेल्पिंग, मैं उसकी मदद कर रहा था, ठीक। तो ये एक पास्ट की एक्टिविटी में ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। नेक्स्ट में ही डज ऑल द वर्क है, वह सारे कार्य यहाँ पर वही करता है, तो डज जो है यहाँ पर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों तरह से यूज किया गया है, क्योंकि इसके बाद और कोई वर्ब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है, ठीक। तो यहाँ पर हमने देखा कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स किस तरह से वर्कआउट करते हैं। अब इसके बाद कुछ एग्जांपल्स और इस बात को क्लियर करने के लिए देख लेते हैं। ही हैज बॉट अ न्यू बाइक, हैज हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये मेन वर्ब हो गया, वह एक नई बाइक खरीद के लाया है, बाइक खरीद के लाया है। तो ये आप क्या बताना चाह रहे हैं, ये आप बता रहे हैं एक इंफॉर्मेशन, ठीक है, वह एक नई बाइक खरीद चुका है, ठीक। नेक्स्ट में आई हैव अ वेरी गुड बुक ऑन दिस सब्जेक्ट, मेरे पास इस सब्जेक्ट को लेके एक बहुत अच्छी किताब है। तो आई हैव क्या बता रहा है, ये बता रहा है पोजेशन, ठीक है। पोजेशन का मतलब क्या होता है, अधिकार होता है। मेरे पास इस सब्जेक्ट की एक बहुत अच्छी किताब है, तो आप अधिकारी तो बता रहे हैं उस किताब पे कि मेरे पास एक चीज है, तो आप ये पोजेशन बता रहे हैं। तो पोजेशन बताने के लिए भी प्राइमरी वर्ब्स का यूज किया जा सकता है अवस्था बताने के लिए। नेक्स्ट में ही हैड हिज डिनर एट 8 PM, शाम को 8 बजे उसने अपना डिनर किया था। तो यहाँ पर हैड का मतलब खाना पीना, प्राप्त करना, ग्रहण करने को भी हैव, हैज और हैड से दर्शाया जाता है। तो यहाँ पर ये सेंटेंस में वर्ब एक्चुअल में है तो हेल्पिंग वर्ब, लेकिन यहाँ मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, हैव और हैज का पास्ट फॉर्म है, ठीक। नेक्स्ट में आई विल कॉल यू टुमारो, तो ये हेल्पिंग वर्ब हो गया और ये मेन वर्ब हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब है। विल शेल क्या होते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज किया सकते हैं। लेकिन विल और शेल के बारे में एक बात और जानिएगा कि ये दोनों एक्चुअल में मॉडल वर्ब्स की तरह ज्यादा यूज किए जाते हैं, इसलिए क्योंकि ये भी कुछ मनोदशा को बता सकते हैं, जो अभी हम आगे बात करेंगे। यू आर गोइंग अब्रॉड, तो देखिए तुम अब्रॉड मतलब फॉरेन जा रहे हो, फॉरेन कंट्री जा रहे हो, तो आर जो है ये हेल्पिंग वर्ब हो गया इस स्टेटमेंट में। नेक्स्ट में राम इज फ्लाइंग हिज काइट, राम अपनी काइट उड़ा रहा है, पतंग उड़ा रहा है, तो इज क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, फ्लाइंग क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। नेक्स्ट में यू शुड गो टू स्लीप नाउ, तो शुड हेल्पिंग वर्ब हो गया और गो क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। और तुम्हें जो है अब सो जाना चाहिए, तो शुड क्या बता रहा है, ये बता रहा है ADVISE, एडवाइस बता रहा है, एडवाइस कर रहा है, सजेस्ट कर रहा है। तो सजेशन बताने के लिए भी शुड मॉडल वर्ब का यूज करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर शुड जो है मूड भी बता रहा है, एक व्यक्ति का दूसरे को जो बात बताने का तरीका है वो एडवाइस के फॉर्म पे है, ठीक है, हिदायत दी जा रही है, सजेशन दिया जा रहा है, ठीक। अब इसके बाद देखते हैं रेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं। हमने बेसिक दो पॉइंट्स के वर्ब्स की बात कर ली है, उसके बाद सी वाला पोर्शन आता है, दैट इज कॉल्ड रेगुलर वर्ब्स। वर्ब्स के फॉर्म्स की अगर बात की जाए, सेकंड और थर्ड फॉर्म, अगर किसी वर्ब का जिसका कोई भी पास्ट फॉर्म होता है, किसी भी वर्ब का सेकंड थर्ड फॉर्म होता है, तीन फॉर्म्स होते हैं वर्ब के,
और जिसमें सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होता है, या मेन जो पहला फॉर्म वर्ब का है वो एज इट इज फॉलो हो जाए सब में, तो ऐसे वर्ब को हम रेगुलर वर्ब कहते हैं, क्योंकि उनका सेकंड थर्ड फॉर्म वही होता है जो उनका पहला फॉर्म होता है। जैसे बस उसमें कुछ वर्ड क्या होता है, ऐड कर दिया जाता है। तो जनरली कौन सा वर्ड ऐड किया था, देखिए कौन सा वर्ड ऐड किया गया है, ईडी। तो प्ले प्लेड प्लेड, लिव लिव्ड लिव्ड, किल किल्ड किल्ड, वर्क वर्कड वर्कड, इंजॉय इंजॉयड इंजॉयड, और अराइव अराइव्ड और अराइव्ड। देखिए यहां पर आप देख रहे हैं कि ये जो सेकंड फॉर्म्स हैं और ये जो थर्ड फॉर्म्स हैं, ये दोनों के दोनों क्या हैं, बिल्कुल सेम हैं। इसीलिए इन्हें क्या कहा गया, रेगुलर वर्ब्स, क्योंकि इनका सेकंड और थर्ड फॉर्म जो होता है वो चेंज नहीं होता, और मेन जो फर्स्ट फॉर्म वर्ब का है वही कॉन्टिन्यूएशन में आगे जाता है, बस क्या ऐड हो जाता है, ईडी ऐड हो जाता है। इसीलिए इनको हम रेगुलर वर्ब्स कहते हैं, समझना आसान है। ठीक, सेम फॉर्म रेगुलर वर्ब्स। इसी का अगला पार्ट जो चौथा पार्ट आता है, डी पोर्शन, वो क्या कहता है, इर्रेगुलर वर्ब्स, जिसमें सेकंड और थर्ड फॉर्म जो होता है चेंज हो जाता है। जिसमें सेकंड थर्ड फॉर्म चेंज हो जाए, फर्स्ट फॉर्म के मुकाबले में अलग दिखे, उसे हम क्या कहते हैं, इर्रेगुलर वर्ब्स कहते हैं। देखिए चेंज हुआ कि नहीं, गो का वेंट, वेंट का गॉन, ईट का एट, एट का ईटन, राइट का रोट और रोट का रिटन, ड्रिंक का ड्रैंक और ड्रैंक का ड्रंक, ड्राइव का ड्रोव और ड्रोव का ड्रिवन। वैसे ही फेल का फॉल का फेल और फेल का फॉलन। तो आप देख रहे हैं इसमें फर्स्ट फॉर्म जो है ये सब के सब चेंज हो रहे हैं, सेकंड में भी और थर्ड में भी। तो जिसमें फॉर्म्स का चेंज होता चला जाए, फर्स्ट फॉर्म के मुकाबले में सेकंड थर्ड फॉर्म वर्ब का हर बार चेंज होता जाए, एक नई बात कहने के लिए कुछ अलग तरीके का वर्ड आ गए, उसे हम कहेंगे इर्रेगुलर वर्ब्स, क्योंकि सेकंड और थर्ड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म से मैच पूरी तरह से नहीं कर रहे हैं। ठीक, तो ये हो गया इर्रेगुलर वर्ब्स। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं फिफ्थ और सिक्स पॉइंट पे, लास्ट पॉइंट पे, कि ऐसे वर्ब्स जो होते हैं that have subjects and indicate grammatical tense, person and number। ऐसे वर्ब्स जो वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार, ग्रामेटिकलिटी के अनुसार, व्याकरण के नियम अनुसार सिंगुलर प्लूरल या कैसा पर्सन है, या सिंगुलर प्लूरल के साथ साथ टेंस के बारे में सोचते हुए लिखे जाएं, इन तीनों को चीज़ों को ध्यान में रख के लिखे जाएं, और सिंगुलर प्लूरल चेंज जिनमें आए, जिनमें टेंस के हिसाब से चेंज आए, पर्सन के हिसाब से चेंज आए, ऐसे वर्ब जो सब्जेक्ट पे आश्रित होते हैं उन्हें फाइनाइट वर्ब्स कहा जाता है। जैसे विल है, शैल है कुछ हद तक, ईट, हेल्प, प्ले, गो। कैसे, इसे समझेंगे अभी हम बाद में। एक बेसिक ये भी समझ लेते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब्स वो होते हैं इसी का उल्टा। फाइनाइट मतलब जो किस पे डिपेंडेंट हो, ये डिपेंड होते हैं सब्जेक्ट्स पे। ठीक, और ये वर्ब्स जो नॉन फाइनाइट होते हैं, वर्ब्स आर वर्ब्स दैट आर अनअफेक्टेड बाय नंबर, टेंस और सब्जेक्ट्स। सेंटेंस में सब्जेक्ट, नाउन, प्रोनाउन जो सेंटेंस को हिंदी में करता है, इंग्लिश में डूअर सेंटेंस को शुरू करता है, उनके अनुसार जो ना चलें वर्ब्स, सिंगुलर प्लूरल का ध्यान ना रखें, सिंगुलर सब्जेक्ट है, नाउन प्रोनाउन प्लूरल सब्जेक्ट है, इन्हें कोई मतलब ना हो, ये बिल्कुल भी उससे रिलेटेड ना हो, ऐसे वर्ब को हम नॉन फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं। इसमें तीन कैटेगरीज प्रमुख होती हैं, तीन ही कैटेगरीज आती हैं, इन्फिनेटिव्स, जेरेंट्स और पार्टिसिपल्स। इसमें नॉन फाइनाइट में तीन कैटेगरीज होती हैं, इन्फिनेटिव्स, जेरेंट्स और पार्टिसिपल्स। अब ये क्या है हम आगे देखते हैं अगले पॉइंट पे। ठीक है, तो देखिए फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं, अभी हमने डेफिनेशन डिस्कस की थी, यही पॉइंट, मस्ट, मे, कैन, कुड, ईट, हेल्प, प्ले, एग्जांपल्स इसके दिए जा सकते हैं। अब सेंटेंस में देखते हैं, जैसे हमने कहा ही नोज मी, तो देखिए ही, शी, इट के साथ जब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में, तो क्या ऐड हो जाता है, एस या ई एस ऐड हो जाता है। ठीक, यहां पर क्या हो गया, देखिए एस ऐड हो गया। तो अगर जो ये जो वर्ब आया है, ये वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार है, सिंगुलर प्लूरल के अनुसार है और पर्सन के हिसाब से, तो जो वर्ब का सिंगुलर प्लूरल होना, टेंस होना, नंबर होना, पर्सन होना सब्जेक्ट के अनुसार आता है, वो सब फाइनाइट वर्ब्स होते हैं। तो यहाँ पर सिंगुलर बनाने के लिए, सिंगुलर था, सिंगुलर के लिए क्या ऐड कर दिया, एस ऐड कर दिया या ई एस ऐड करते हैं। अगले में देखिए ये इधर आ गया और ये इधर आ गया, तो क्या हो गया, ही का हिम बन गया, मी का आई, तो आई नो हिम। अब देखिए आई के साथ प्लूरल वर्ब आता है,
इसीलिए यहाँ पर नो में से एस क्या हो गया, हट गया। ठीक है, तो आई वी दे यू इनके साथ जब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है तो सिर्फ फर्स्ट फॉर्म आता है, उसमें एस और ईएस आईएस ऐड नहीं किया जा सकता। इसीलिए ये वर्ब्स जो होते हैं ये फाइनाइट वर्ब्स होते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट के अनुसार चलते हैं। जैसे ही विल हेल्प मी, एक्सपेक्टेशंस या बॉन्डेड बता रहा है, और यहाँ पर हमने कहा विलिंगनेस और कैपेबिलिटी के लिए हमने यूज किया शेल का यूज किया है। ठीक, तो यहाँ पर जो सेंटेंस में बता रहा है शेल का इस्तेमाल किया है, तो देखिए ही के साथ विल और आई के साथ शेल का यूज किया गया है। तो इस तरीके की बातों के लिए हम जो वर्ब यूज करते हैं वो सब फाइनाइट वर्ब्स होते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट और पर्सन और नंबर के हिसाब से ये चेंज होते हैं। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं नॉन फाइनाइट्स। नॉन फाइनाइट्स में 3 प्रकार के बेसिक वर्ब्स होते हैं। पहला हो गया इन्फिनिटिव्स। इन्फिनिटिव्स का मतलब है टू इंडिकेट पर्पस और यूज एज अ सब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट। ऐसा एक वर्ब जो सेंटेंस में कर्ता, सब्जेक्ट और पूरक मतलब ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो। जैसे हमने कहा सेंटेंस में होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। अगर सब्जेक्ट की जगह पर या ऑब्जेक्ट की जगह पर जो सेंटेंस है उसमें टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, अगर टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह पर आ जाए या ऑब्जेक्ट की जगह पर रखा हो तो उसे हम कहते हैं इन्फिनिटिव। ठीक है, इन्फिनिटिव का अब मतलब क्या निकलेगा सेंटेंस में, देखिए कैसे। ये जनरली क्या बताता है, ये बताता है पर्पस बताता है, मतलब मकसद या एम बताने का काम करता है। जैसे आई कम हेयर टू स्टडी, मैं यहाँ पढ़ने आता हूँ। ठीक, आई कम हेयर टू स्टडी, तो यहाँ पर कम, यहाँ आने का रीजन क्या है, टू स्टडी, पढ़ने के लिए। तो टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या कहलाता है, इन्फिनिटिव कहलाता है। टू अर इज ह्यूमन, ये एक बहुत पॉपुलर सेइंग है। गलती करना इंसान के लिए एक नॉर्मल बात है। आप कहते हैं कि इंसान गलतियों का पुतला है, इंसान गलती करता ही है। इसीलिए टू अर मतलब अर किसका शॉर्ट फॉर्म है, ई आर आर। ई आर आर जो है ये शॉर्ट फॉर्म है ई आर आर ओ आर, एरर का शॉर्ट फॉर्म है। ठीक, तो यहां पर वही बताई गई बात। थर्ड वाले में आई एम गोइंग टू हेल्प, मैं जा रहा हूं क्या करने, मदद करने। गोइंग टू हेल्प माई फ्रेंड, तो ये मकसद बता रहा है, टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है इसलिए इन्फिनिटिव है। फोर्थ में ही इज गोइंग टू स्लीप, वह सोने जा रहा है, तो टू स्लीप क्या हो गया, अगेन टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है इसलिए इन्फिनिटिव है। ये सब किसके तरह से यूज हो रहे हैं, ये सब यूज किए गए हैं यहां पर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की तरह। देखिए ये भी ऑब्जेक्ट की तरह आ रहा है, और ये किसकी तरह आ रहा है, ये आ रहा है सब्जेक्ट की तरह। नेक्स्ट में आई गॉट टू गो नाउ, मुझे अब जाना होगा, ये अगेन ऑब्जेक्ट के सेंस में आ रहा है। ही हैज टू हेल्प मी, तो देखिए फिर ये बात ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रही है, सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए यूज हो रहा है। तो ये सब इन्फिनिटिव्स हैं। ठीक, नेक्स्ट में देखते हैं जेरेंट। जेरेंट्स का मतलब होता है अगर कोई वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया जाए किसी प्रोसेस या प्रकरण को बताने के लिए तो उसे कहा जाता है जेरेंट। मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी अगर इतना हिस्सा यूज हो रहा है सब्जेक्ट की तरह या यूज हो रहा है ऑब्जेक्ट की तरह, ठीक, तो ये सेंटेंस में जब आएगा तो क्या कहलाएगा, जेरेंट। जैसे स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, धूम्रपान या सिगरेट पीना या स्मोकिंग करना जो है ये सेहत के लिए हानिकारक है। तो देखिए ये है वर्ब, और वर्ब के पहले आया है, वर्ब के पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। तो सब्जेक्ट की तरह जब ये इस्तेमाल किया जाएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी सब्जेक्ट की तरह, तो क्या कहलाएगा, जेरेंट कहेगा। ये एक्चुअल में एक वर्ब है जो नाउन की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक, नेक्स्ट में आई लाइक स्विमिंग, तो स्विमिंग जो है ये यहाँ पर कैसे यूज किया गया है, ये ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है, क्योंकि मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। मुझे तैरना, तैराकी या तैरने की प्रोसेस पसंद है। नेक्स्ट में ड्राइविंग स्पोर्ट्स कार इज माय पैशन, तो स्पोर्ट्स कार्स को चलाना, ठीक है, ड्राइव करने की प्रोसेस मुझे पसंद है। तो ये सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हो रहा है इस सेंटेंस में, इस तरह से यहाँ पर आ रहा है, इसको सपोर्ट करने के लिए आ रहा है। वॉचिंग मूवीज, मूवीज देखना, ये मेरा फेवरेट स्पेयर टाइम एक्टिविटीज है। तो मूवीज को वॉच करने वाली बात बताने के लिए मैं इसे स्टार्टिंग में यूज कर रहा हूँ। ही प्रिफर्स ट्रेवलिंग बाय कार,
तो यहाँ पर जो है प्रेफर क्या, ट्रेवलिंग करना कार से पसंद है, तो इस प्रोसेस को बता रहा है। तो जो वर्ड्स होते हैं जिरेंट्स के फॉर्म में इस तरह से यूज किए जा सकते हैं। वॉचिंग मूवीज विद माई फ्रेंड्स इज माई फेवरेट पास टाइम। मूवीज देखना मेरे लिए एक पास टाइम है अपने दोस्तों के साथ। तो ये जिरेंट्स वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज हो या किसी चीज को स्पेसिफाई करने के लिए यूज हो तो इन्हें हम अदरवाइज लास्ट कैटेगरी में रखेंगे, दैट इज पास्ट पार्टिसिपल्स या प्रेजेंट पार्टिसिपल्स जो एडजेक्टिव की तरह यूज होते हैं। ठीक, तो अब लास्ट वाला पार्ट देखते हैं। लास्ट वाला पार्ट क्या कहता है, पार्टिसिपल्स यूज एज एन एडजेक्टिव की तरह यूज किया गया है ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी या ये है वर्ब का थर्ड फॉर्म, लेकिन इस्तेमाल जो है ये विशेषण या एडजेक्टिव की तरह हो रहा है। ठीक, कैसे, आई फाउंड द हाउस बर्निंग, मैंने घर को पाया किस अवस्था में, जलता हुआ। तो नाउन को एक्सप्लेन करने के लिए जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आए वो जो है वो पार्टिसिपल के कैटेगरी में आता है। मतलब ऐसा वर्ब जो है तो वर्ब लेकिन यूज कैसे किया जा रहा है, विशेषण की तरह। देखिए नाउन की क्या हालत थी, हाउस की क्या हालत थी, दैट इज बर्न करता हुआ, तो उसे एक्सप्लेन कर रहा था, इसलिए ये है तो वर्ब लेकिन इस्तेमाल विशेषण की तरह हो रहा है। किसी नाउन या प्रोनाउन को रेफर करेगा तो एडजेक्टिव बन जाएगा, मतलब पार्टिसिपल कहलाएगा। वैसे ही रिटर्न डिसअपॉइंटेड, वह लौटा लेकिन किस अवस्था में, डिसअपॉइंटेड था, मतलब हतोत्साहित होकर के लौटा। तो यहाँ पर उसकी अवस्था को बताने के लिए यूज किया गया है पार्टिसिपल। मेन वर्ब तो आ चुका है ये। नेक्स्ट में अ बर्न पेपर वॉज फाउंड, नाउन और आर्टिकल के बीच में जो भी शब्द आता है वो होता है एडजेक्टिव। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक जला हुआ पेपर पाया, मुझे एक जला हुआ पेपर मिला, तो पेपर की खासियत क्या थी कि वो बर्न्ड अवस्था में था। तो नाउन की विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण है और वर्ब जो होता है बर्न का, बर्न्ड बर्न्ड सेकंड थर्ड फॉर्म है, तो वर्ब को नाउन को रेफर करने के लिए यूज करेंगे तो एडजेक्टिव कहलाएगा। नेक्स्ट है वॉकिंग इन द गार्डन आई केम अक्रॉस अ फ्रेंड ऑफ माइंड, वॉक करते हुए गार्डन में मैं अपने एक दोस्त से टकरा गया। तो आप इस प्रोसेस को एक्सप्लेन करते हुए कि गार्डन में टहलते हुए, गार्डन में जो आप बात कर रहे हैं इसको स्पेसिफाई कर रहे हैं, वॉकिंग करने की अवस्था में जब था तब वो मिला। तो ये स्पेसिफाई कर रहा है एक एडजेक्टिव की तरह, पास्ट पार्टिसिपल जैसे होता है वैसे ही ये प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह यूज हो सकता है यहाँ। नेक्स्ट में आई गॉट अ स्पीडिंग टिकट, आर्टिकल और नाउन के बीच में आया है तो अगेन ये वर्ड क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। आई गॉट अ स्पीडिंग टिकट मतलब चालान। यूरोपियन कंट्रीज में चालान वर्ड नहीं बोला जाता है, उनके यहाँ बोला जाता है स्पीडिंग टिकट मिला, मतलब ओवर स्पीड चलाने के लिए मुझे एक पेनल्टी भरनी पड़ी जिसको स्पीडिंग टिकट कहते हैं। तो यहाँ पर यह आया है तो विशेषण की तरह यूज हो रहा है, टिकट की खासियत बता रहा है। नेक्स्ट में डोंट वेस्ट टाइम प्लेइंग गेम्स ऑन योर कंप्यूटर, तो गेम्स खेलना जो है इस बात के लिए कहा गया है कि ये प्रक्रिया मत करो, अपने कंप्यूटर पे टाइम वेस्ट इस चीज में ना करो। तो ये गेम्स को रिफर करने के लिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज किया जा रहा है, इसलिए पार्टिसिपल्स की कैटेगरी में से रखा जा सकता है। और लास्ट स्टेटमेंट कहता है ही लेफ्ट द क्लासरूम क्राइंग, वो क्लासरूम से रोते हुए जो है गया। तो यहाँ पर क्राइंग जो है उसके वहां से जाने की बात को स्पेसिफाई कर रहा है, इसलिए ये पार्टिसिपल के फॉर्म में यूज किया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी किसी वाक्य में वर्ब की तरह ना यूज हो और यूज हो उस सेंटेंस में किसी नाउन को एक्सप्लेन करने के लिए तो विशेषण बन जाता है, और ऐसे ही वर्ब का थर्ड फॉर्म भी नाउन को एक्सप्लेन करने के लिए यूज होता है तो वो एडजेक्टिव मतलब पास्ट पार्टिसिपल कहलाता है। ठीक, तो यहाँ पर हमने देखा जितने प्रकार के वर्ब्स होते हैं, टाइप्स होता है, बेसिक आइडिया क्या क्या हो सकता है विद एग्जांपल्स और सेंटेंसेस। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू एंड टेक केयर।